हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भैया स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि क्रियाएं क्या होती हैं, क्रियाएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं पर आएंगे। तो इसमें जो है केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में हमको आपको कई चैप्टर पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में इसकी बात जो है 4 चैप्टर टोटल है। कितने चैप्टर है भैया? 4 चैप्टर हैं। ठीक, पहला है जैसे हमने आपको अभी बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण। थर्ड है धातु और अधातु। और फोर्थ है कार्बनिक यौगिक या कार्बन यौगिक जिसे बोलते हैं। ये 4 चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 महीने का सिलेबस है केमिस्ट्री का। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा समझिए भैया कि परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक, परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक, नंबर 2 होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जैसे आपको हम बता दें जल का उदाहरण। ठीक, जल जो होता है, अगर इसका आप टेम्परेचर जो है, पानी है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक, टेम्परेचर अगर कम किए तो जल से क्या बन जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा। अगर यही जो बर्फ है, ठीक, अगर इसका टेम्परेचर जो है आप टेम्परेचर आप अगर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? मतलब बर्फ है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जैसे आप लोग सामान्य समझते होंगे, जैसे फ्रिज में पानी को रख देते हैं तो क्या होता है? जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रिज में आप रखते हैं पानी को, तो फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मली टेम्परेचर से, हमारे आपके वातावरण वाले टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए वो पानी क्या होता है? बर्फ में धीरे धीरे तब्दील होने लगता है, मतलब परिवर्तित होने लगता है। और एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बर्फ में पूरा का पूरा जम जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं भैया? भौतिक परिवर्तन। तो और भी सारे एग्जाम्पल हैं। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, और भी एग्जाम्पल है जैसे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक, और भी बहुत सारे हमारे आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं जो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक, लेकिन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले जैसे इस जल के उदाहरण को ही लेते हैं। अगर जल है, इसको अगर आप तोड़ रहे हैं H+ और OH- में, तो अगर ये H2O जो है H+ और OH- आयन में टूट गया तो आप सोचेंगे पुनः H+ से OH- को मिला करके H2O बना ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो गुण हैं ये H+ और OH- है, फिर इससे भिन्न हो जाते हैं, इसलिए ऐसा बनाना फिर से संभव नहीं है। तो मतलब भौतिक परिवर्तन में तो जल से बर्फ, बर्फ से जल, मोम का पिघलना जो है, मोम पिघल जाता है, द्रव में बदल जाता है। फिर जब तापमान कम हो जाता है तो फिर से ठोस में आ जाता है। जैसे हमने आपको कुछ बताया था इसका आइडिया, जैसे मोमबत्ती होती है, दिवाली के दिनों में आप जलाते हैं, और जलते समय वो क्या होता है, जो ऊपर की उसमें की बत्ती होती है जलती रहती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, मोमबत्ती जो होती है पिघलने लगती है। मोम मतलब पिघलने लगता है। लेकिन क्या होता है, जब वो जलना बंद हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जलना बंद होने के बाद धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाता है और वो फिर से मोम जो होता है जम जाता है। तो मतलब पहले भी जमा था, टेम्परेचर बढ़ाए तो गला फिर से जम गया।
मतलब उसी अवस्था में पुनः आ जा रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें कोई भी चीज भौतिक अवस्थाओं को बदलने के बाद बदल रही है लेकिन पुनः उसी स्थिति में आ जा रही है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ये ऐसा परिवर्तन जो होता है ये अस्थायी होता है। क्या होता है भैया? अस्थायी होता है। मतलब जल से बर्फ बना, बर्फ से फिर जल बन जाएगा, तो अस्थायी है? अस्थायी नहीं है। लेकिन इसमें आएंगे तो इसमें जो है ये तो भैया अस्थायी, क्या है? अस्थायी है। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे भोजन। क्या? भोजन। भोजन क्या होता है? अगर बेकार हो गया भोजन, ठीक, अगर भोजन बेकार हो गया तो सोचेंगे फिर से खाने लायक बन जाए भोजन, तो ऐसा नहीं है। ठीक, अगर जैसे आप भोजन शाम को रख दिए, खाने के बाद बच गया कुछ भोजन शाम को, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है वो सुबह तक बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें जो बेकार हुआ भोजन है वो फिर से खाने लायक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अब तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो अब क्या होता है सुबह तक तो एकदम उसमें अजीब तरह के बुलबुले बन जाते हैं और उसमें बदबू सी आने लगती है, जिसकी सुगंध बहुत ही अजीब होती है। हम लोग उसको क्या करते हैं, खाते नहीं और उसको जानवर को खिला देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक, तो क्या वो पुनः वापस आ सकती है? ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये अगर एक बार भोजन जो है बेकार हो गया तो फिर से वो खाने योग्य नहीं बनेगा, तो वो अस्थायी हो गया। बेकार हो गया तो बेकार हो गया, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहें। ठीक, और भी एग्जाम्पल है, जैसे पेड़ का उगना। ठीक, पेड़ जो है, जैसे आप लोग बहुत ही एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आम का समय आ जाता है, आप आम को खाते हैं बहुत ही मज़ेदारी से, उसका रस चूसते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी गुठली को फेंक देते हैं इकट्ठा करके जहाँ भी आपका कूड़ादान होता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद जब बरसात होती है तो जो आम की गुठली है उसमें से छोटे छोटे से अंकुर निकलने लगते हैं, और वो अंकुर निकलता है, धीरे धीरे वो क्या होता है पेड़ में तब्दील होने लगता है, पौधे में तब्दील होने लगता है। तो क्या आप जो छोटा छोटा अंकुर निकल रहा है, तो क्या सोचेंगे उस छोटे छोटे अंकुर को आप पुनः से उसको हटा दें या उसको तोड़ दें तो फिर से वो निकल जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। अगर आप एक बार अंकुर को बेकार कर दिए तो पुनः से अंकुर निकलना बड़ा मुश्किल है। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे आपके खेतों में बीज उगते हैं, गेहूँ आप लोग बो देते हैं, बरसीन बो देते हैं, और कई तरह की खेतियाँ ऐसी हमारे देश में जो हो रही हैं। तो जब खेतियाँ होती हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज को डालते हैं, तो बीज 2-4 दिन के अंदर क्या होता है धीरे धीरे अंकुरित होकर के निकलने लगता है। तो क्या आप चाहेंगे कि उस पेड़ को उखाड़ दें या उसके बीज को कट कर दें तो फिर से ऐसा बन सकता है? ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो ये भी क्या है, इसमें रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कोयले का जलना। कोयले का जलना, ठीक, तो कोयले का जलना जो है, कोयला अगर आप एक बार जला दिए, जैसे कोयले को जला दिए, उसमें से हम जो भी ऊष्मा लेना है, जैसे आप पहले के ज़मानों में चलता था कोयले से हम आप लोग कपड़े को प्रेस करते थे, कोयले वाला प्रेस, लकड़ी वाला प्रेस। आजकल उद्योगों में चल रहा है, जैसे ईंट के भट्ठे में चल रहा है, तो एक बार जब कोयला यूज हो जाता है तो वो राख में तब्दील हो जाता है, राख में बदल जाता है। तो क्या आप चाहेंगे तो उस राख को फिर से कोयला बना देंगे? ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो ये तो रहा परिवर्तन की बात। ठीक, लेकिन अब हमको आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभिक्रियाएं क्या है, अभिक्रियाएं क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा और समझिए, काफी चीजें हैं, जैसे मान लो कोई पदार्थ हो, ठीक, जिस पदार्थ में कोई पदार्थ होगा, जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, ठीक, जिस पदार्थ में परिवर्तन
होता है वह अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अभिकारक कहलाता है। ठीक। और परिवर्तन होने के बाद क्या कहलाता है भैया? अभिकारक कहलाता है। लेकिन परिवर्तन के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उत्पाद कहते हैं। उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक। तो जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो अब क्रिया होने के बाद हमको आपको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो क्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ किसी एक निश्चित अवस्था में या सामान्य अवस्था में बोल सकते हैं, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैसे भी एक पदार्थ या पदार्थ का समूह किसी दूसरे पदार्थ या पदार्थों के समूह में बदल जाता है, तो ऐसी क्रिया क्या होती है? मतलब यह क्या कहलाती है भैया? क्रिया कहलाती है। तो क्रियाएं या क्रियाएं, अब क्रियाएं हमने आपको बताया क्रियाएं क्या है। अब क्रियाएं हमने जो बताया कि जिनके परमाणु या अणु या संगठन में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर बात करें किसकी? अभिक्रियाएं की। ठीक। तो अभिक्रियाएं क्या आप बोलेंगे? अभिक्रियाएं क्या होंगी भैया? थोड़ा सा इसके बारे में समझा जाए। अभिक्रियाएं, ठीक। अभिक्रियाएं जो होती हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के गुण, संरचना एवं संगठन में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। तो किसी भी पदार्थ के अगर गुण, संरचना एवं संगठन में परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भैया अभिक्रियाएं? दो प्रकार की होती हैं अभिक्रियाएं। पहली है नाभिकीय क्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं। ठीक। और दूसरी है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक। नाभिकीय क्रियाएं एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो नाभिकीय क्रियाओं में क्या होता है? इसमें परमाणु का जो होता है नाभिक भाग लेता है। क्या होता है भैया? इसमें परमाणु का नाभिक भाग लेता है। ठीक। परमाणु का नाभिक का मतलब ये है कि ये परमाणु हुआ, इसका जो अंदर वाला पोर्शन ये है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वही क्या होता है? परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक इसमें भाग लेता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय क्रिया कहलाएगी। ठीक। कि परमाणु क्या है, क्या कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की खोज हुई, क्या इनका द्रव्यमान होता है, क्या इन पर चार्ज होते हैं, कौन सा पॉजिटिव चार्ज रखता है, कौन सा नेगेटिव चार्ज रखता है, इन सब के लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक। तो अभी के लिए थोड़ा सा यही समझा जाए, बहुत ज़्यादा परमाणु के बारे में नहीं चलेंगे। नाभिकीय क्रियाएं क्या है? इसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? इसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, क्या भैया? परमाणु के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन भाग लेते। ठीक। जो परमाणु आप देखें, ये परमाणु जो दिख रहा है इसमें बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। जैसे ये मान लो बना दे रहे हैं, बाहरी कक्षाओं में क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लें उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक
रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, और वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नोट करें फिर आगे चला जाए। देखिए ये जैसे रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं जैसे ZnO + H2SO4। ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। ठीक, तो ऐसा अगर कुछ होगा तो क्या बनने वाला, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ से जिंक निकलेगा, ये बना लेगा ZnSO4 प्लस यहाँ से H2 और यहाँ का O क्या बना लेगा, H2O बन जाएगा जिंक सल्फेट और जल। ये क्या है भैया, जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट। ठीक, इसी जो लिखे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नाम और भी है तेजाब, या एक नाम और हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल देते हैं। और इसको H2O का तो जल आप लोग में करते हो। फिर ये क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। तो ये एक प्रकार से क्या है भैया, ZnO + H2SO4 मिला, ZnO + H2SO4 मिला तो कुछ अलग जाकर के बना। तो जो जो मिले इनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, अभिकारक बोलेंगे। ठीक, और मिलने के बाद ये जो बन रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, और इनको क्या लिख दे रहे हैं, अभिकारक। ठीक, तो इनको लिखने का तरीका क्या है, आप देख ही रहे हैं कि अभिकारक में जो जो मिलेगा उनके बीच हम प्लस का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। ठीक, और फिर अभिकारक जब मिल जाएगा तो उसके बीच में हम जब अपक्रिया होगी, मिलने के बाद जो क्रिया होगी एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद जो कुछ प्राप्त होगा, अगर एक ही चीज प्राप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख लेंगे। अगर एक से अधिक उत्पाद मिलता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लगा करके लिखेंगे। 2 मिलता है, 3 मिलता है, जैसे भी मिलते जाएंगे हम प्लस सिंबल लगाते हुए उसको लिखते जाएंगे। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए भैया थोड़ा सा, अभी तक तो बात जो भी हुई, उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, आपको रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग अभी अभिक्रियाएं पढ़े ना, तो अभिक्रियाओं को कैसे हम लोग समीकरण में लिखेंगे, थोड़ा सा इसको सीखना है। अभिक्रियाओं को कैसे समीकरण में लिखेंगे सबसे पहले ये समझना है। तो सबसे पहले ये समझिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि शब्द समीकरण क्या है। क्या भैया, शब्द समीकरण। जैसे अभी आपने एक रिएक्शन यहाँ पढ़ा था इसके जस्ट पहले कि ZnO + H2SO4 क्रिया कराते हैं, ZnSO4 बन जाता है प्लस का H2O बन जाता है ना। तो अगर इस अभिक्रिया को हम क्या करें, शब्द के माध्यम से लिखें। ठीक, अगर जैसे अभिक्रिया ये अभिक्रिया है, अगर इसको आपको जनरली लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि जिंक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और जल बनता है। अगर ऐसा लिखने जाओगे तो ऐसा लिखने में आपको कम से कम 2 से 3 लाइन बेकार होगी। 2 से 3 लाइन लगेगी कम से कम। इसका लैंग्वेज में मतलब हिंदी में लिखने में इसका कम से कम 2-3 लाइन जाने वाला है। तो इस 2-3 लाइन ना जाए, किसी भी रिएक्शन को 2-3 लाइन न लिख करके अगर हम अपने
सामान्य शब्दों में लिख दें, तो सामान्य शब्दों का मतलब एक सूत्र के माध्यम से लिख दें तो क्या होगा, शब्द समीकरण कहलाएगा। और कैसे लिखेंगे थोड़ा समझिए। जैसे जिंक ऑक्साइड है तो किसको क्या लिखते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक। प्लस H2SO4 है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक हम लिखते हैं। फिर एरो, फिर क्या बन गया, जिंक सल्फेट, ठीक। फिर प्लस का जल, ठीक, जिंक सल्फेट प्लस का जल। तो ये जो लिखने का तरीका है ये किसमें है, शब्दों में है ना। कैसे लिखे भैया, इस सब क्रिया को हम शब्दों में लिखें, तो ये शब्दों में लिखी गई ये क्रिया है, तो ये शब्दों में लिखी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं भैया, शब्द समीकरण बोलते हैं, ठीक। इसमें देख रहे हैं ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है भैया, अभिकारक है, या इसका एक नाम और भी है, अभिकारक या अभिकर्मक बोल लेते हैं इसी को। क्या बोल लेते हैं भैया, अभिकर्मक बोल लेते हैं। और ये जो दिख रहा है जिंक सल्फेट और जल, ये क्या है भैया, उत्पाद, ठीक। किसी को दिक्कत, उत्पाद या इसी का एक नाम और भी है क्रियाफल। क्रियाफल का मतलब क्रिया कराने पर जो हमको फल प्राप्त हुआ वो क्या है, क्रिया, ठीक। अब इसी शब्द समीकरण को अगर हम रासायनिक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर दें, कैसे, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से अगर व्यक्त कर दें तो वो क्या समीकरण कहलाएगा, वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कैसे भैया, जैसे वो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हम बात करें किसका, रासायनिक समीकरण की, ठीक। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जैसे यह क्रिया है जिंक ऑक्साइड, तो क्या लिखो, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक। एरो जिंक सल्फेट क्या लिखोगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस जल का सूत्र क्या है, H2O। तो ये जो हिंदी शब्दों में लिखा गया था इसको हमने क्या किया, एक सूत्र के माध्यम से लिखा। क्या किया, सूत्र के माध्यम से लिखा। तो सूत्र के माध्यम से लिखने पर ये जो समीकरण आपको दिख रहा है यही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, यही रासायनिक समीकरण कहलाएगा, समीकरण कहलाता है। और जो ऊपर वाला है ये क्या होगा भैया, शब्द समीकरण कहलाता है, ठीक। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हमको अब ये समझना है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। रासायनिक समीकरण का महत्व बहुत ही ज्यादा है, ठीक। रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक समीकरण का महत्व जो है बहुत ही है। क्यों बहुत है भैया, कि जैसे आप जो रसायन विज्ञान आप पढ़ेंगे इसमें सारा काम आपका रासायनिक क्रियाओं में होगा। अगर रासायनिक क्रियाओं को आपको समझना है तो अगर हर एक रासायनिक क्रियाओं को अगर आप लैंग्वेज में लिखने जाएंगे तो बहुत लॉन्ग फॉर्म बन जाएगा और बहुत ही आपको प्रॉब्लम्स होगी। अगर उसको हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, रासायनिक समीकरणों के रूप में लिख ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमको आपको बहुत आसानी होगी और हम बहुत आसानी से उसको समझ पाएंगे। मतलब इसमें क्या हो सकता है, हम कम समय में अधिक पढ़ सकते हैं, ठीक, पढ़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक। तो जो रासायनिक समीकरण है इसके जरिए से है हम क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को इससे अभिक्रियाओं को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अभिक्रियाओं को आसानी से लिख
या समझ सकते हैं, लिख या समझ सकते हैं। ठीक, लिख या समझ सकते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या है भैया, जैसे कोई भी अभिक्रिया लिखी होगी, ठीक, कोई भी अभिक्रिया लिखी होगी, हमने आपको बताया कि बीच में एरो लगा होगा, तीर लगा होगा, तो उस तीर के दोनों तरफ अगर सभी तत्वों की संख्या बराबर है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या हमने बोला भैया कि अभिक्रिया में तीर के दोनों तरफ के सभी तत्वों की संख्या बराबर होगी तब वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत समझने में नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे 2NaCl ले लिया, क्या ले लिया भैया, 2NaCl। अगर इसको आप तोड़ रहे हैं तो 2Na प्लस हो जाएगा, ठीक, और 2Cl माइनस, ठीक। तो इसमें जो देख रहे हैं, हालांकि तो मान लो आयनों में तोड़ दिए, अगर मान लो इसकी चर्चा न करते हैं, NaCl के अलावा मान लो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपके सामने है यही एग्जाम्पल ले लो, तब भी बहुत ही सफिशिएंट है। जैसे ZnO प्लस H2SO4 एरो, ZnO प्लस H2SO4 एरो। इधर देखिए भैया एग्जाम्पल थोड़ा सा लिखते हैं, स्पेस कम है। जैसे ZnO प्लस H2SO4 एरो, ठीक, ZnSO4 प्लस H2O, ZnSO4 प्लस H2O। इसमें आप देख रहे हैं इस तरफ जिंक कैट हुआ है, जिंक कितना है भैया, एक है, एक जिंक है ना, इधर कितना है, एक जिंक है, और कोई जिंक दिख रहा है क्या, नहीं, तो जिंक का भी काम हो गया, ये भी सही। ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ चार एक 5, तीर के इस तरफ कितने ऑक्सीजन, 5, तीर के उस तरफ देखो, यहाँ 4 से गुणा 4 हो गए और एक ये, तो कितने ऑक्सीजन, 5, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं, 5। और बात करें अब हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है भैया, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितना है, 2, ये भी संतुलित हो गया। चलो 3 का काम हो गया। अब बचा क्या, एक और दिख रहा है सल्फर, कितना सल्फर इधर, 1, इधर कितना सल्फर, 1, तो ये भी बराबर है। मतलब तीर के इस तरफ जिंक 1, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1, और तीर के उस तरफ भी उतने ही है। तो इस तरह से ये समीकरण क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, तो नोट करिए, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें लक्ष्य अकेडमी के साथ, अवश्य मिलेगी। जय हिंद।